नमस्कार दोस्तों। यूपीपीसीएस प्रीलिम्स या किसी अन्य परीक्षा के लिए जहां पर आपसे करंट अफेयर पूछा जाता है, सेगमेंट वाइज करंट अफेयर को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और इस डिस्कशन के क्रम में हमने खंडों में बांटा है समसामयिकी को। जैसे राजनीतिक घटनाक्रम आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ऐसे ही हमने आर्थिक और पुरस्कार सम्मान भी किए हैं एक एक एपिसोड। चैप्टर्स में बांटने का उद्देश्य यह है कि छोटे छोटे वीडियोस बने और लास्ट तक अपडेट करने में हम लोगों को आसानी हो। बाद का जो एपिसोड आए उसमें लास्ट तक घटनाएं अपडेट हो। तो ये राजनीतिक घटनाक्रम का पहला वीडियो है, इसमें 30 प्रश्न हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आगे इसमें जो भी होगा फिर एक फुल वीडियो आएगा तो आगे का पूरा सब इसमें ऐड रहेगा। चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं पहला प्रश्न। इसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों घटनाओं को कवर करने का प्रयास किया गया है। निरस्तीकरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भारत के अगले अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया? पॉलिटी में इसको रखने का नियुक्ति वैसे है, ये तो नियुक्ति आप वैसे कह सकते हैं कि पर्सनली न्यूज में रखना चाहिए, लेकिन पॉलिटी में इसलिए क्योंकि यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट है, तो कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकल करंट अफेयर ज्यादा है। तो भारत के वरिष्ठ राजनयिक थे अनुपम रे, तो उन्हीं को नियुक्त कर दिया गया है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1994 बैच के ये भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं और विदेश मंत्रालय में अभी संयुक्त सचिव के रूप में ये काम कर रहे थे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फ्रांस ने 1 जनवरी 2022 से यूरोपीय संघ की परिषद की अध्यक्षता ग्रहण की। सही बात है ये। और ये प्रथम बार है जब फ्रांस यूरोपीय संघ की परिषद की अध्यक्षता करने जा रहा है। यूरोपीय संघ की अध्यक्षता फ्रांस पहली बार करने नहीं जा रहा है, ये 13वीं बार है। फ्रांस कोई यूरोप का छोटा कंट्री नहीं है, तो आप वैसे भी गेस कर सकते हैं। क्वेश्चन पढ़ने से जो आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे कई बार, वो आप नॉलेज के आधार पर सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ध्यान से पढ़िए कि वो कह क्या रहा है। अगर आपको लगता है कि क्या ऐसा सही हो सकता है, तो अंतरात्मा की आवाज, खैर वो अंतरात्मा की आवाज ऐसे नहीं आएगी, जब आप अध्ययन करेंगे तभी आएगी। तो फ्रांस पहली बार ये अध्यक्ष बनने नहीं जा रहा है, 12 बार बन चुका है, 13वीं बार करने जा रहा है अध्यक्षता इसकी, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, बाल विवाह निषेध संशोधन विधेयक 2021 की जांच के लिए एक समिति, संसदीय अस्थायी समिति गठित की गई है, तो इसमें केवल एक महिला प्रतिनिधि के रूप में किसे शामिल किया गया है, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। बाल विवाह निषेध संशोधन विधेयक 2021 की जो जांच समिति है, जांच के लिए एक समिति, अस्थायी संसदीय समिति का गठन किया गया है। इसमें टोटल सदस्य तो 31 है, 31 मेंबर है, लेकिन इस 31 मेंबर से, इन 31 मेंबरों में से केवल एक फीमेल मेंबर है और उन फीमेल मेंबर का नाम आपसे पूछा जा रहा है। तो यह है सुष्मिता देव। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। सुष्मिता देव यह है। बाल विवाह निषेध विधेयक 2021 की जांच के लिए जो अस्थायी संसदीय समिति बनी है उसकी बात हो रही है। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 और कुछ और कानून है, व्यक्तिगत कानून, उनमें संशोधन करने के लिए ये 2021 का कानून लाया गया था। उसमें जो अन्य कानून है उसमें भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम, पारसी विवाह और तलाक अधिनियम, मुस्लिम पर्सनल लॉ, जो शरीयत अधिनियम है, विशेष विवाह अधिनियम, इन सब को रिप्लेस करने के लिए इसको लाया गया। तो इसमें ये जांच करेंगे किस पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री को ऑर्डर ऑफ द गार्टर के सदस्य के रूप में नियुक्त करने का फैसला लिया गया है। बिल्कुल फैक्चुअल ये प्रश्न है। ये है टोनी ब्लेयर। टोनी ब्लेयर को ऑर्डर ऑफ द गार्टर के सदस्य के रूप में नियुक्त करने का ये फैसला लिया गया है। और जब ऐसा हो जाता है तो सर लग जाती है टाइटल, तो इनको अब सर टोनी ब्लेयर के नाम से जाना जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल की पंजाब यात्रा के दौरान, हाल यहाँ पे लिखा हुआ है लेकिन जब चुनाव हो रहे थे, फरवरी मार्च की बात है, तो चुनाव के दौरान उन्होंने जब यात्रा की पंजाब की, तो वहां पे ये पाया गया कि कुछ उल्लंघन हुआ है सुरक्षा का। तो एक समिति गठित की गई, 5 सदस्यीय समिति। तो वो किसकी अध्यक्षता में गठित की गई? ये है जस्टिस इंदु मल्होत्रा। जस्टिस इंदु मल्होत्रा। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अली खान इस्माइलोव को किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो सकता है। और ये जो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं, ये है कहां के? कजाकिस्तान के। कजाकिस्तान की राजधानी बहुत बार पूछी जाती है।
कजाकिस्तान की जो राजधानी है वो नूर सुल्तान है। कजाकिस्तान में जो मुद्रा चलती है वो कजाकिस्तान की टेन है ना, कजाकिस्तान टेन उसको बोलते हैं। यहाँ पे टेन मुद्रा चलती है, टेन जैसे 10 लिखते हैं आप, ऐसे टेन मुद्रा वहां पर चलती है। चीन की अध्यक्षता में आभासी रूप से आयोजित 2022 की पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक में भारत का शेरपा कौन नियुक्त किया गया? शेरपा कौन था? 2022 में ये पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक हुई है, आभासी रूप से हुई है, जनवरी में हुई थी, 18-19 जनवरी 2022 की बात है। संजय भट्टाचार्य भारत के शेरपा थे उसमें। अगला जो प्रश्न है, इंडोनेशिया की नवीन राजधानी का नाम क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है, अकेले भी पूछा जा सकता है, कुछ देशों की राजधानी सुमेलित करने या सुमेलित युग्म के रूप में भी इसको पूछा जा सकता है। तो इंडोनेशिया की नवीन राजधानी का नाम है क्या? नुशंतारा। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट। थोड़ा सा और डीप जाके अगर इसको पूछा जाए तो ये पूछा जा सकता है कि ये किस द्वीप पर स्थित है? ये बोर्नियो द्वीप पर स्थित है। इतना ज्यादा से ज्यादा इतना डिटेल में जाके आपसे पूछा जाएगा। और इंडोनेशिया का एक बोर्नियो द्वीप एक प्रांत है, वहीं पर ये स्थित है। मिया मोटली ने 2022 किस देश के दूसरे कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री पद पर शपथ ग्रहण किया? यानी कि प्रधानमंत्री कहां के बने हैं? मिया मोटली, नाम इनका बड़ा बढ़िया लगा मुझे। मिया मोटली एक देश है बारबाडोस। तो मिया मोटली 2022 के चुनाव में जीते हैं और दोबारा ये चुने गए हैं दूसरे कार्यकाल के लिए। वहां पे शपथ इन्होंने लिया है बारबाडोस में। बारबाडोस की राजधानी कभी आपसे पूछ ली जाए, ये जो चर्चा में रहते हैं इन्हीं की राजधानी पूछी जाती है, तो यह है ब्रिजटाउन। बारबाडोस की राजधानी ब्रिजटाउन है। 25 जनवरी 2022 को मनाए गए 12वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस की थीम क्या है? एक तो ये ध्यान रखिएगा 12वां है, यानी कि इसकी शुरुआत कब हुई थी ये आपको इससे पता चल जाएगा। जोड़कर हमको बताइएगा कि अगर ये 12वां है तो शुरुआत कब हुई थी। 25 जनवरी को मनाया जाता है और इस बार की जो थीम थी, चुनावों को समावेशी, सुलभ और सहभागी बनाना। थीम वगैरह अंग्रेजी में जरूर पढ़ लिया कीजिए। मेकिंग इलेक्शन इंक्लूसिव, एक्सेसिबल एंड पार्टिसिपेटिव, ये इसकी थीम थी। सी ऑप्शन इसका सही है। भारत ने 26 जनवरी 2022 को अपना कौन सा गणतंत्र मनाया? ये क्वेश्चन तो आपके लिए बड़ा सरल है, लेकिन जब एग्जाम में पूछ लिया जाता है तो आपको जोड़ना पड़ता है। 1950 में शुरू हुआ, 51, 52, ऐसे आप काउंट करते हैं एक झटके में, और कभी कभी काउंट करने में गलत भी हो जाता है। गणतंत्र दिवस कौन सा मनाया? और एक चीज हमको बताइएगा, पहला गणतंत्र दिवस कब मनाया गया था? पहला गणतंत्र दिवस कब मनाया गया था, ये कमेंट करके बता देना। तो ये 73वां गणतंत्र दिवस भारत ने मनाया है। 75 पूरे होने वाले हैं, इसलिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। आजादी का अमृत महोत्सव चल ही रहा है, आप जान ही रहे हैं। 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में स्वतंत्रता के, है ना। तो गणतंत्र का ये 73वां उत्सव था, मतलब 73वां गणतंत्र दिवस था। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 27 जनवरी 2022 को संसद के आधिकारिक मोबाइल एप्लीकेशन डिजिटल संसद ऐप को लॉन्च किया। नाम क्या है? डिजिटल संसद ऐप। लॉन्च किसने किया? ओम बिरला ने, जो कि इस समय लोकसभा के स्पीकर हैं। लोकसभा के स्पीकर हैं। ये ऐप है, ये संसद और संसदीय कार्यवाही केवल संसद सदस्यों के लिए सुलभ बनाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। मतलब इस ऐप के माध्यम से संसद और संसदीय कार्यवाही केवल संसद सदस्य देख पाएंगे, ऐसा नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट यहां पर गलत है, ऐसा नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट यहां पर गलत हो जाएगा। ये ऐप देश की जनता के लिए उपलब्ध करा देगा, सब देखेंगे संसदीय कार्रवाई। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन आपको बताना है। 31 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय महिला आयोग के स्थापना दिवस की थीम सी द चेंज मेकर थी। 31 जनवरी को सबसे पहले आप ये जानिए कि राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना दिवस का आयोजन किया जाता है 31 जनवरी को। पहला तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। स्थापना दिवस की जो थीम थी सी द चेंज मेकर, ये भी बिल्कुल सही बात है। दोनों बातें यहां पर सही है। पहले स्टेटमेंट में 31 जनवरी 1992 को इसकी स्थापना हुई थी, ये भी बात सही है। यहाँ पे सन चेक करना था आपको, डेट तो आपने यहाँ चेक कर ली अगर आपको आती थी। तो सी द चेंज मेकर इस बार की थीम और इसको मनाया गया। अधिनियम लाया गया था अगर आपसे पूछ लिया जाए तो 1990 में, और 92 में इसकी स्थापना की गई थी। इस समय इसकी अध्यक्ष कौन है? यह है रेखा शर्मा, और है ना, इसके पहले जयंती पटनायक हुआ करती थी ना, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
स्वीप परियोजना 2009 में मतदाता शिक्षा के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा ईसीआई के द्वारा प्रारंभ की गई थी। और दूसरा है सेरा उत्तर प्रदेश के निर्वाचन विभाग द्वारा जारी शुभंकर है। अभी यहाँ पर चुनाव हुए हैं, यूपी में हुए, पंजाब में हुए, गोवा में भी चुनाव हुए, है ना। तो जब चुनाव हो रहे थे तो पंजाब की जो निर्वाचन आयोग है पंजाब का, तो उसने सेरा शुभंकर जारी किया था, न कि यूपी ने। तो सेरा यहाँ पर यूपी दिया है, ये गलत हो गया। और स्वीप परियोजना जो है ये 2009 में शुरू की गई थी, मतदाता शिक्षा के लिए शुरू की गई थी। ये पहली बात सही है, ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। गणतंत्र दिवस परेड में उत्तर प्रदेश की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया। एक तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट कि यूपी की झांकी को चुना गया। इसकी थीम क्या थी, इसका विषय क्या था? तो एक जिला एक उत्पाद और काशी विश्वनाथ धाम, ये दो चीजें इसकी थीम थी और इसी थीम पर इसको चुना गया है। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित सरकार ये जो शहर दिए हैं मध्य प्रदेश सरकार ने इनके नाम बदले हैं। होशंगाबाद, नर्मदापुरम, शिवपुरी, कुंडेश्वर धाम, बाबई, कृष्णनगर, ये तीन यहाँ पर दिए हुए हैं। तो आपको बताना है कि इनमें कौन सा सही है। तो होशंगाबाद नर्मदापुरम कर दिया गया है, शिवपुरी को कुंडेश्वर धाम कर दिया गया है, लेकिन जो बाबई है, बाबई का नाम बदलकर माखन नगर किया गया है, ना कि कृष्णनगर किया गया है। तो ये गलत हो जाएगा। तो इसका पहला और दूसरा ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला जो प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद का निदेशक किसे नियुक्त किया गया? कौन इसका निदेशक नियुक्त किया गया है? राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद को आप जान रहे हैं, एनसीईआरटी, जिसकी किताब आप पढ़ते रहते हैं, जिसकी किताब पढ़ने के लिए आपको बताया जाता है कि अगर ये बेसिक किताबें आप पढ़ लेंगे तो आपको जीएस आ जाएगा। तो जगमोहन राजपूत तो कभी पहले हुआ करते थे। दिनेश प्रसाद सकलानी को चुना गया है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो गया है, दिनेश प्रसाद सकलानी को चुना गया है। एनसीईआरटी की जो स्थापना है ये 1961 में की गई थी। इसका मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है और ये जो पदभार इन्होंने ग्रहण किया है 65 वर्ष की आयु तक, इसमें रिटायरमेंट का रहता है, 65 वर्ष की आयु तक ये रहेंगे। हरिकेश सेनापति का स्थान इन्होंने लिया है। हरिकेश सेनापति इसके पहले थे, जगमोहन राजपूत तो पहले हुआ करते थे। यूनाइटेड किंगडम की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? वह सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाली ब्रिटिश सम्राट है, बिल्कुल सही है। वह नीलम जयंती मनाने वाली पहली ब्रिटिश सम्राट, बिल्कुल करेक्ट। उन्होंने फ्रांस के लुई 14वें को एक संप्रभु राज्य के सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले सम्राट के रूप में पीछे छोड़ दिया, बिल्कुल सही है। उन्होंने शासन की 75वीं वर्षगांठ मनाई है। तो शासन की उन्होंने 75वीं वर्षगांठ मनाई है, ये बात यहाँ पर गलत है, क्योंकि उन्होंने 17वीं वर्षगांठ मनाई है। 75वीं अभी वर्षगांठ नहीं, 17वीं वर्षगांठ मनाई है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? बोरिस जॉनसन यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। राजधानी कहाँ है यूनाइटेड किंगडम की? कभी पूछ लिया जाए तो लंदन यहाँ की राजधानी है। डेमोक्रेसी इंडेक्स की वैश्विक रैंकिंग में भारत 46वें स्थान पर रहा। कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? डेमोक्रेसी इंडेक्स जो जारी किया गया, विश्व स्तर की रैंकिंग जो जारी की गई, भारत 46वें स्थान पर है। कौन सा देश शीर्ष स्थान पर इसमें रहा है? कौन सा देश है वो? तो ये जारी कौन करता है? द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU के द्वारा इसको जारी किया जाता है। पहले तो ये ध्यान रखिए, भारत का जो स्कोर रहा है 9.75, ये भारत का नहीं रहा है, ये नॉर्वे का रहा है। नॉर्वे इसमें प्रथम स्थान पर रहा है, नॉर्वे का ये स्कोर रहा है। भारत का जो स्कोर रहा है वो 6.91 रहा है। ये आउट ऑफ 10 की बात हो रही है, तो 10 में 10 तो किसी को नहीं मिला है। नॉर्वे प्रथम है, तब भी उसका 9.75 है। सेकंड पे आपका न्यूजीलैंड है, ये फर्स्ट, ये सेकंड है। थर्ड पर आपका फिनलैंड है और फोर्थ पे आपका स्वीडन है। ये चारों क्रम ही दिए हैं। भारत का स्थान 46वां है, भारत का स्कोर 6.91 इसमें रहा है। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट जो है ये यूनाइटेड किंगडम बेस्ड है। 1946 में इसकी स्थापना हुई थी, 1946 में, और रॉबिन ब्यू इसके MD हैं इस समय। चार धाम परियोजना पर सुप्रीम कोर्ट की उच्चाधिकार प्राप्त समिति के अध्यक्ष पद से हाल ही में किसने इस्तीफा दे दिया था? तो ये पर्यावरणविद हैं रवि चोपड़ा, उन्होंने इसमें इस्तीफा दे दिया था क्योंकि उनको लगा कि बहुत नाजुक परिस्थिति है इसकी
और पारिस्थितिकी की रक्षा करने में चूक हो रही है, एक वो अपना दायित्व तो नहीं निभा पा रहे हैं, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। और अब सड़क को चौड़ा किया जाएगा तो वनस्पतियों को नुकसान हो रहा है, इन्हीं सब बातों से घबरा के कहे कि हम इस पर नहीं रहेंगे। भारत सरकार ने पुनः चीन मूल के 54 ऐप्स को प्रतिबंधित किया। 54 ऐप्स जो ये प्रतिबंधित किए गए वो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की किस धारा के तहत प्रतिबंधित किए गए हैं? तो हमारे यहाँ धारा है 69A। 69 जो धारा है 69A के तहत ये प्रतिबंधित किए गए हैं। पहले भी ऐपों को इसी के अंतर्गत ऐप्स को प्रतिबंधित किया गया है। अब बहुत सारे ऐप हैं जो भारत की मार्केट पर कब्जा जमा रहे थे, गेम्स ऐप थे, युवाओं का भविष्य बर्बाद कर रहे थे, तो उन पे सोच विचार करके फिर से इनको बैन किया गया है। तो बहुत सारे ऐप हैं जो बैन हो गए, उनको आपको हमको यूज भी नहीं करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? मिजोरम का स्थापना दिवस 20 फरवरी, अरुणाचल प्रदेश का स्थापना दिवस 20 फरवरी और उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी। तो मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश दोनों पे ध्यान दीजिएगा, और ये दोनों 20 ही फरवरी है, कोई इसमें गलत नहीं है। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश 1987 में 20 फरवरी 1987 से ही ये मना रहे हैं। 20 फरवरी को 1987 में इनका निर्माण हुआ था, तभी से मना रहे हैं। और उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। 24 जनवरी को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 1950 में यूनाइटेड प्रोविंस का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था। पहले ये यूनाइटेड प्रोविंस हुआ करता था और यूनाइटेड प्रोविंस का नाम बदलकर यूपी किया गया था 24 जनवरी 1950 को। तो इसीलिए स्थापना दिवस ये मनाया जाता है। दोनों स्टेटमेंट सही है। पीएम किसान योजना के संबंध में सत्य-कथन आपको बताना है। 22/2/2022 तक लगभग 11.78 करोड़ किसान पीएम किसान योजना से लाभान्वित हो चुके हैं। इतने लोग बेनिफिट उठा चुके हैं, बिल्कुल सही बात है। यह एक राज्य क्षेत्र की परियोजना है और 24 फरवरी 2019 को भूमिधारक किसानों की मौद्रिक जरूरतों को पूरा करने के लिए इसको शुरू किया गया था। 24 फरवरी 2019 को तो इसको शुरू किया गया, कोई डाउट नहीं है। यहाँ पर एक चीज दी है, ये राज्य प्रायोजित है, राज्य क्षेत्र की है, तो ये केंद्र क्षेत्र की परियोजना है, राज्य की नहीं है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की परियोजना है, सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो दूसरा गलत है, पहला सही है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारा एक्सप्रेस वे पर गठित 12 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो ये विशेषज्ञ समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है सुखबीर सिंह संधू को। ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अप्रैल का करंट अफेयर जिन्होंने देखा है वो रिवीजन के तौर पर एक लास्ट वाले प्रश्न देख सकते हैं। ये मैं कैटेगरी में इसलिए बांट रहा हूं कि आपके लिए रिवीजन में सुविधा हो। अप्रैल 2022 में भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार पद पर किसे नियुक्त किया गया? कौन है जिसे नियुक्त किया गया प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार? तो ये अजय कुमार सूद को नियुक्त किया गया है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और के विजय राघवन की जगह पे इनको लाया गया है। तो के विजय राघवन थे, अब इनको रिप्लेस करके अजय कुमार सूद आए हैं इस पद पर। अगला जो प्रश्न है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार के त्यागपत्र के उपरांत निम्नलिखित में से किसे उपाध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया? तो ये है सुमन बेरी। ये सब क्वेश्चन उनके रिवाइज हो रहे होंगे जिन्होंने अप्रैल का करंट अफेयर तैयार कर लिया है। लास्ट के कुछ क्वेश्चन अप्रैल के इसमें है। एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज कहां पर स्थित है? तो ये स्थित है साउथ कोरिया के सोंगडो में। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसकी स्थापना कब हुई थी? मैंने बताया था अप्रैल वाले करंट अफेयर में, 2013 में इसकी स्थापना हुई थी। वैश्विक संगठन है, पूरे इलेक्शन कमीशन पूरे देश के पूरे विश्व में देश के जितने भी 118 लगभग इलेक्शन कमीशन बॉडीज हैं जो इसमें शामिल है। अगला जो प्रश्न है, तो ये ए ऑप्शन सही है, सोंगडो दक्षिण कोरिया। भारत की हज समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, तो यहां भी छोड़ना उचित नहीं था। बहुत सारे लोग हैं जो अप्रैल का वीडियो नहीं देखेंगे, इसी को देखेंगे, तो इसीलिए डाला गया है। अप्रैल वाले लोग सोच रहे होंगे कि वही क्वेश्चन है, लेकिन इसको हमारी मजबूरी है डालना, क्योंकि हमारे अलग अलग सेगमेंट की अलग अलग चीजों को लोग फॉलो करते हैं। तो कीनिया के ये पूर्व राष्ट्रपति, मैं उस पे चला गया, मवाई की बाकी के 28 नंबर प्रश्न पहले देखना है, इसको तो बाद में देखेंगे। तो भारत की हज समिति के अध्यक्ष ये एपी अब्दुल्ला कुट्टी। अगर मोहसिन रजा की बात की जाए तो यूपी की हज समिति के अध्यक्ष इनको चुना गया है। ठीक है, और मैंने आपको इसमें बताया था कि दो मुनवरी बेगम और मफूजा खातून है ना, मफूजा खातून और मुनवरी बेगम, ये दो ऐसी महिलाएं हैं जिनको पहली बार हज समिति में उपाध्यक्ष के तौर पर चुना गया है। मवाई किबाकी का अप्रैल 2022 में निधन हो गया। वे क्या थे? तो मवाई किबाकी जो थे ये कीनिया के पूर्व राष्ट्रपति थे। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नैरोबी इसका
क्या है, नैरोबी जो है इसकी राजधानी है, ठीक है। और यहाँ के राष्ट्रपति हैं उहुरु केन्याता। उहुरु केन्याता यहाँ के राष्ट्रपति हैं, ये ध्यान रखिएगा। 90 साल के थे, इनका भी निधन हुआ है। मवई की बाकी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने किस कंपनी के सहयोग से वीमेन चेंज मेकर्स वीडियो सीरीज जारी की है? मंत्रालय की बात आ रही है, इसीलिए इसको पॉलिटी वाले करंट अफेयर में हमने ऐड किया है, क्योंकि ये मंत्रालय प्रायोजित कर रहा है। अलग भी हम इसको शामिल कर सकते थे, लेकिन हमको देखने से मतलब है, और ये है नेटफ्लिक्स। नेटफ्लिक्स से आप लोग बचे रहिए, या किसी भी अन्य जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है, वो केवल आपका पैसा नहीं बर्बाद करते, केवल आपका समय नहीं बर्बाद करते, आपके कल्चर को चेंज करते हैं, आपके माइंडसेट को चेंज करते हैं। आप 4 दिन कोई खूनी सीरीज देखिए, आपके मन में हिंसा आने लगेगी। 4 दिन कोई एब्यूजिंग टाइप की वैसी जो आजकल भद्दी सीरीज चल रही हैं, उसको आप देखिए तो आपके मन में वैसे ही विकार आने लगेंगे। सेक्सुअल कंटेंट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। आप वैसा देखेंगे, महिलाओं को उसमें ऑब्जेक्ट के तौर पर दिखाया जा रहा है। आप देखेंगे तो आपके दिमाग में भी वैसा ही चलेगा। ये मानवीय प्रवृत्ति होती है। और आप ये जान लीजिए कि जिस व्यक्ति ने गंदे वीडियोस देखना चालू कर दिया, जिसने ब्लू फिल्म देखना चालू कर दिया, पॉर्न वीडियो देखना चालू कर दिया, उसने समझ लीजिए अपना जीवन आधे से ज्यादा नष्ट कर लिया है। उसने अब उसे बचा क्या है? वो दूसरों के इंद्रिय सुख को देखकर अपने समय को बर्बाद कर रहा है। तो ऐसी चीजों से आप बचिए, हमेशा बचिए। आप अपना एक साधना कर रहे हैं, आप अपना ध्यान पूरा उस पर लगाइए। आप ये पॉर्न के चक्कर में, ये आजकल के जो हॉट सीन्स होते हैं उसके चक्कर में, या फिर जो भड़काऊ ये विज्ञापन है, इन सारी चीजों के चक्कर में मत पड़िए। आप सब लोग होशियार हैं, समझदार हैं, अपनी लाइफ को अपने हिसाब से मैनेज करिए। ये सीरीज, ये ओटीटी प्लेटफॉर्म आपको कहीं डिस्टर्ब ना कर पाए। आप एक साधना के लिए यहाँ है, उस साधना में व्यवधान न डालें। आगे के जो क्वेश्चन होंगे, 31 नंबर क्वेश्चन हम अगला डिस्कस करेंगे, और ऐसे ही चलता रहेगा। थैंक यू सो मच।